नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सब? तो साथियों, जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कैंडिडेट्स हैं और जिनका नाम जो है डीवी लिस्ट में आ चुका है, यानी वो डीवी लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं डीवी के लिए, उनका जो है रोल नंबर आया है और डीवी और मेडिकल आप सभी को बताना चाहेंगे कि डीवी और मेडिकल जो है एक साथ में ही होगा। तो डीवी और मेडिकल के बाद क्या होगा और उसके बाद जो है आपका फाइनल पैनल कब आएगा? डीवी और मेडिकल तो हो जाएगा, उसके बाद फाइनल पैनल आने में कितने दिन लगेंगे? सेकंड डीवी कब होगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं। उनका कुछ मार्क्स जो है कट ऑफ से कम है, कुछ मार्क्स तो उनका जो है डीवी में नाम नहीं आया है। तो सेकंड डीवी कब होगा और भी ऐसे ऐसे कितने डीवी होंगे? और फाइनल जो पैनल आ जाएगा, तो फाइनल पैनल जब आने के बाद जो है वो कितना टाइम लगेगा आपको ज्वाइनिंग में, कितने दिनों बाद आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी? तो इसी तरह के कुछ सवालों के हम लोग जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग जो है अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। और देखिए, पहला चीज़ है कि आप सभी को पता है कि जिनका डीवी लिस्ट में नाम आ चुका है डीवी के लिए वो जाएंगे। डीवी का शेड्यूल जो है जारी आरआरबी रांची में तो जारी कर दिया गया था और एक दो जगह का आरआरबी में जारी कर दिया गया। तो धीरे धीरे सभी आरआरबी में जो है वो अभी डीवी उनके करवाए जा रहे होंगे और आगे भी करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से जब डीवी आपका होगा तो डीवी के साथ ही डीवी के नेक्स्ट डे संभवतः अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसके अगले दिन ही उस आरआरबी के अंतर्गत उस मतलब आसपास में जो भी रेलवे के हॉस्पिटल हैं, रेलवे के जो डिविजनल हॉस्पिटल्स या अन्य रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। और इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप 4-5 दिनों के लिए, जब आप देखेंगे जब डीवी का एडमिट कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो है 4-5 दिनों के लिए प्रिपेयर होके आना है, ये ताकि एक ही बार में, ताकि डीवी के साथ में आपको मेडिकल के लिए भी भेजा जाएगा। और जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो मेडिकल के लिए आपको जो है 24 रुपये का एक जो है आपको टोकन कटाना होता है, 24 रुपये का फ़ी पे करना होता है मेडिकल के लिए। तो जब डीवी और मेडिकल हो जाएगा, सब कुछ आपका ये हो जाएगा, ये होने के बाद जो है अभी क्वेश्चन ये है कि पैनल कब आएगा? पैनल कब आएगा? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सिर्फ उतने ही कैंडिडेट्स को डीवी लिस्ट के लिए बुलाया गया है, डीवी के लिए बुलाया गया है जितना जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट की जो वैकेंसी है, केवल नॉन टाइपिंग पोस्ट के इक्विवेलेंट ही जो है बुलाया गया है। जैसे कि अब मैं बात करूं कि अगर ग्रेजुएट लेवल में, तो ग्रेजुएट वाले में आपका जो है जीटीए में यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है, स्टेशन मास्टर जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है और सीसीटीएस जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो इन 3 पोस्टों के लिए जो है डीवी और मेडिकल के लिए जो है बुलाया गया है। इन्हीं तीनों पोस्ट के इक्विवेलेंट जो है डीवी के लिए बुलाया गया है कैंडिडेट्स को, ठीक है। लेकिन जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है, टाइपिंग वाला पोस्ट, और JAA जो आपका पोस्ट है अकाउंट का, ये दोनों टाइपिंग के पोस्ट हैं और इनकी वैकेंसी अभी जो है, इनकी वैकेंसी के इक्विवेलेंट जो है कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। तो जब आपका डीवी और मेडिकल सिर्फ ये इसलिए करा दिया जा रहा है कि उतने कैंडिडेट्स का डीवी और मेडिकल करा के रखेंगे ये, तो इनके पास एक डेटा हो जाएगा। फिर बाद में सिर्फ जो है जितना बचा हुआ पोस्ट है मतलब टाइपिंग वाला पोस्ट के इक्विवेलेंट और के उसके अकॉर्डिंग ही जो है इनको डीवी के लिए और कैंडिडेट्स को बुलाने होंगे। तो क्या इनका जो डीवी मेडिकल हो जाएगा तो तुरंत पैनल आ जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले जो डीवी मेडिकल के लिए गए हैं, इनका डीवी मेडिकल हो भी जाएगा तो पैनल नहीं आएगा, ठीक है, जब तक कि टाइपिंग का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि इनका जब तक इनका ये मतलब डीवी और मेडिकल होने के दौरान तक अगर टाइपिंग का रिज़ल्ट आ जाता है, डीवी मेडिकल होते होते टाइपिंग का रिज़ल्ट आ जाता है, तब तो फिर आपका जो है पैनल जल्दी आने की संभावना बनेगी। तो अब बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि होगा क्या। देखिए, जब आपका फर्स्ट वाले का जब डीवी मेडिकल हो जाएगा और मान के चलिए कि डीवी मेडिकल होने के दौरान ही या डीवी मेडिकल के बाद जो है टाइपिंग का रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको अभी जो है डीवी और मेडिकल के बुलाया गया है CCTS, GTM या फिर स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। लेकिन इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि A2 मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो A2 मेडिकल में अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो ना तो वो GTM के पोस्ट पे जाएंगे, ना स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे जाएंगे। अगर वो B2 मेडिकल में पास होते हैं तब तो CCTS के पोस्ट पे जाएंगे, बट CCTS का कट ऑफ जबकि आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में उनका मार्क्स भी फिर देखा जाएगा कि CCTS के कट ऑफ के बराबर उनका मार्क्स है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि इन सभी में मेडिकली तो मतलब पास हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनका अगर प्रीफ्रेंस जो है, फर्स्ट प्रीफ्रेंस जो है अगर टाइपिंग पोस्ट का दिया रहेगा, तो जब तक कि टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उनको कोई पोस्ट अलॉट नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण की वजह से
जो है इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग मेडिकली जो है डिस्क्वालीफाई होंगे A2 मेडिकल में या B2 मेडिकल में, और C1 के लिए पास होंगे तो वो टाइपिंग पोस्ट पे जाएंगे। तो इसलिए उनको जो है टाइपिंग पोस्ट पे जाने के लिए जो है टाइपिंग के रिज़ल्ट का वेट करना होगा। तो जब टाइपिंग का रिज़ल्ट फिर आएगा तो उसके बाद ही जो है आपको आगे की प्रक्रिया हो पाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वेट कर लीजिए जी। अभी क्या है कि जब अब देखिए मैं कह रहा था कि जब टाइपिंग का रिज़ल्ट भी आ जाएगा और टाइपिंग वाला का रिज़ल्ट आने के बाद सारा जो आपका DV मेडिकल हो चुका है, DV मेडिकल हो गया, उसके बाद अब देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स का उन्होंने DV मेडिकल करा लिया। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की इक्विवेलेंट तो DV मेडिकल उन्होंने करा लिया है ऑलरेडी। अब क्या देखा जाएगा कि उसमें से अब टाइपिंग का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो DV और मेडिकल जिन कैंडिडेट्स का ऑलरेडी हो चुका है उसमें से मतलब ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग पोस्ट पे जा रहे हैं, चाहे वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस टाइपिंग हो इसकी वजह से टाइपिंग पे जा रहे हों, या मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हुए हों इसलिए टाइपिंग के पोस्ट पे जा रहे हों। तो पहले वैसे कैंडिडेट्स को देख लिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर जो ऑलरेडी जो जिनका DV हो चुका है उस कैंडिडेट्स में से कितने कैंडिडेट जो हैं वो पाँचों तरह के पोस्ट में जब सेट हो जाएंगे तो उनको सेट होने के बाद जो वैकेंसी बचेगी, जितनी वैकेंसी को फिर देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसी जो है आपकी बच जा रही है। ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट जो है फिर से DV के लिए फिर डिमांड किया जाएगा। ठीक है, तो DV की जब DV का डिमांड फिर किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि DV का डिमांड होगा तब जाके सेकेंड फेज़ की DV आएगी, और सेकेंड फेज़ की DV आएगी तो बच्चों को जो है जो जिनके कट ऑफ मार्क्स से कुछ मार्क्स कम रह गए हैं तो उनको मौका मिलने का चांस रहेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अभी जो DV आ चुकी है, जितने लोगों के कैंडिडेट्स का आया है, तो अभी तो सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, जब टाइपिंग पोस्ट के लिए तो और कैंडिडेट्स चाहिए, और कैंडिडेट्स जो है नीचे से लिए जाएंगे यानी कि जिनके मार्क्स कम होंगे तो जिनके मार्क्स कम मार्क्स वाले लिए जाएंगे, तो यानी कि कट ऑफ भी नीचे आएगा। तो कट ऑफ नीचे आएगा तो जिनका 0.4 से 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से या 1 मार्क्स तक कम है तो उनको तो मौका इसमें मिलेगा ही। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोग का क्या था कि फाइनल पैनल कब आएगा। तो देखिए फाइनल पैनल आने का क्या है कि ये जब टाइपिंग वगैरह का रिजल्ट आ जाएगा और इसमें से जो DV वगैरह हो चुके हैं जिन भी कैंडिडेट्स के, तो हो सकता है कि सेकेंड DV होने से पहले ही उनका पैनल आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में जब टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा पता चल जाएगा कि पहले बार जो DV हुआ है उसमें से कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि टाइपिंग पोस्ट पे जाएंगे, कि कितने कैंडिडेट्स जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट पे जाएंगे। तो वो होने के बाद उनका पैनल में भी आ सकता है। बाकी बचे हुए वैकेंट पोस्ट के लिए जो है वैकेंट पोस्ट के लिए DV फिर आगे बुलाया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका DV करके सुरक्षित कर लिया जाए, फिर जो वैकेंट पोस्ट हैं उसके लिए सेकेंड DV बुला लिया जाए, एक ही बार DV बुला लिया जाए, DV सभी का करवाने के बाद ही पैनल जारी किया जाए। तो ये दोनों जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इसमें जो है ये अगर सेकेंड DV होने के बाद ही एक ही बार में पैनल जारी करना होगा तो तब तो इसमें टाइम लगेगा, और ये लगभग आपका जो है फर्स्ट फेज़ का DV और मेडिकल होने के बाद टाइपिंग रिजल्ट जल्दी ही आसपास में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद भी एक सेकेंड DV का होना और पैनल का आना अगर एक ही बार में होगा तब तो ये 1 से 1.5 महीना और लग जाएगा। और अगर नहीं तो फर्स्ट DV हो जाने के बाद टाइपिंग का रिजल्ट आ जाने के बाद जो है फर्स्ट DV में जो भी बच्चे हैं उनका पैनल अगर देना होगा तो वो फिर लगभग आपका टाइपिंग रिजल्ट आने के 10 से 15 दिनों में आपका फर्स्ट वाला पैनल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है कि सेकेंड DV कब होगा, मैंने बता ही दिया कि सेकेंड DV होने के कब चांसेस हैं या कब हो सकते हैं, और कितने DV होंगे। तो जब तक कि इसमें का पूरा जो भी वैकेंसी है, ठीक है, जो भी वैकेंसी है वो पूरी वैकेंसी जब तक कि आपकी फिल नहीं हो जाती है, फिल इन द सेंस कि मतलब वो तो 1:1 मतलब जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट्स को DV के लिए बुलाएंगे। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो वो मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठेंगे तो फिर वो आउट होंगे। तो उतने ही जितने कैंडिडेट्स आउट होंगे उतने ही के बराबर और कैंडिडेट्स को नीचे से बुलाया जाएगा, ताकि जो A2 मेडिकल वाला हायर कैटेगरी का पोस्ट, देखिए लोअर कैटेगरी के पोस्ट में तो मेडिकली फिट हो जाएंगे, लेकिन जो हायर कैटेगरी का पोस्ट है तो उसमें मेडिकली फिट होने के लिए और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3rd DV 4th DV इस तरीके से DV तक जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, और जैसा जैसा और नेक्स्ट DV आएगा तो कट ऑफ थोड़ा और कुछ कम होते जाएगा।
तो इसलिए जो हायर मेडिकल कैटेगरी वाले पोस्ट हैं तो उसमें और कट ऑफ थोड़ा और भी कम होने की संभावना है। उसके बाद जो है पैनल आने के कितने दिनों बाद ज्वाइनिंग होगी, तो देखिए जब पैनल आता है तो पैनल पेपर्स को जो है, पैनल पेपर जो भी आया फाइनल पैनल, तो पैनल पेपर्स को जो है संबंधित जोन को, उनके जोन के हेडक्वार्टर को भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को बता दूं कि अगर आप आरआरबी रांची की बात करेंगे तो आरआरबी रांची जो है वो 3 डिवीज़न के लिए भर्तियाँ देती हैं। पहला एक है आपका सीकेपी डिवीज़न और एक है रांची डिवीज़न, जो कि ये आते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में, जिसका हेडक्वार्टर गार्डन रिच कलकत्ता में है। उसके बाद एक धनबाद डिवीज़न के लिए भी ये देते हैं आरआरबी रांची से, जो कि ये है ईसीआर में आता है और इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। तो इस तरीके से ये जो है हेडक्वार्टर्स में जो है भेजे जाएंगे पैनल पेपर, और पैनल मतलब कि जो पैनल आपका पब्लिश हुआ तो समझिए 1-2 दिन बाद जो है वो पैनल वो जो है हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। हेडक्वार्टर में पैनल पहुंचता है, फिर हेडक्वार्टर में वहाँ से 2-4 दिन और समय लिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। फिर उनको जो है 2-4 दिन क्या, उनको जो है 10 दिन मान लीजिए और वहाँ पे, और उसके बाद जो है ये कहाँ पे डिवीजन्स में, संबंधित डिवीज़न, जिस डिवीज़न की वैकेंसी होगी, जिस डिवीज़न में आपको देना होगा वहाँ पे पैनल पेपर डिवीज़न में भेज दिया जाता है। और फाइनल जो ज्वाइनिंग का कॉल है, ज्वाइनिंग का कॉल जो है वो आपको डिवीज़न से जाएगा। तो कुल मिला जुला के इस प्रक्रिया में पैनल आने से लेके और आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल जाने तक में लगभग इस प्रक्रिया में आपको मान के चल सकते हैं आप 1 मंथ टू 1.5 मंथ, मतलब 1 से 1.5 महीने की प्रक्रिया ये हो सकती है। हो सकता है जल्दबाजी में करना हो तो वैकेंसी है तो 1 महीने के अंदर भी आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए कॉल जा सकता है। ठीक है, तब आप जाके आके ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग का पोस्ट है, तो फिर ये नहीं कि ज्वाइनिंग कर लिए और आपको जो है नौकरी मिल गई, वहाँ से सैलरी चालू हो गया। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आपकी करवाई जाएगी और ज्वाइनिंग के बाद फिर जो ट्रेनिंग वाली पोस्ट है, ट्रेनिंग कौन कौन से पोस्ट में ट्रेनिंग है तो आपको बता देता हूँ। जीटीएम गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और सीसीटीएस, ये तीनों पोस्ट में जो है, तीनों पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट है और इन तीनों पोस्ट में ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग जो है आपका कितने, ये सब जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट JRTI में आपकी ट्रेनिंग होगी। जो भी उस जोन का, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है जिस जोन में, उस जोन का जो संबंधित JRTI है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो उस ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का मैं बता देता हूँ कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग जो है 90 वर्किंग डेज़ की होती है। वर्किंग डेज़ का मतलब इसमें छुट्टी वगैरह नहीं गिना जाता है, मतलब छुट्टी वगैरह और जोड़ जाड़ के आपका लगभग 120 से 125 दिन हो जाता है, बीच में संडे या हॉलीडे वगैरह कुछ रहेगा तो। स्टेशन मास्टर की 90 वर्किंग डेज़ की, आपका GTM का जो होगा, GTM का 50 वर्किंग डेज़ का, और जो आपका CCTS होगा, ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग इसका होगा। CCTS के 2 फेज़ में ट्रेनिंग होंगे। फेज़ 1 जो होगा वो आपका 60 डेज़ का होगा और फेज़ 2 जो होगा वो आपका 50 डेज़ का होगा। और ट्रेनिंग में जो ये ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग के अंत में आपका जो है एग्ज़ाम होता है, 3-4 पेपर होते हैं और एग्ज़ाम को उसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। उस एग्ज़ाम को पास करिएगा तभी जाके आपको जो है अपॉइंटमेंट फाइनल जो है आपको रेगुलराइज अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। और अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है दोबारा से ट्रेनिंग में जो है आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे कुछ दिन रह के ट्रेनिंग फिर करना होगा, एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ट्रेनिंग में एग्ज़ाम होता है उसी के मार्क्स के हिसाब से, जो उसमें आपका मार्क्स जिनका ज़्यादा होगा तो वो जो है मेरिट में यानी सीनियरिटी में आगे रहेंगे। ठीक है, वो अब RRB में आपका कितना नंबर आया वो मैटर नहीं करेगा। अब जब पोस्टिंग होगी उसमें सीनियरिटी की जब बात आएगी तो वहाँ पे आपका जो है ट्रेनिंग में जिनका मार्क्स ज़्यादा है ट्रेनिंग के एग्ज़ाम में, उनको ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ट्रेनिंग का क्या है कि ट्रेनिंग का स्लॉट जब खाली होगा तभी आपको भेजा। जैसे RRB में शेड्यूल आपका स्लॉट चलते रहता है, तो जब आपका वहाँ पे ट्रेनिंग का शेड्यूल आएगा, टाइमिंग, ऐसा नहीं कि आपको ज्वाइनिंग कॉल चला गया, आप ज्वाइन कर लिए और तुरंत से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग का एक स्लॉट चलता है और अगर स्लॉट जैसे ही आगे नेक्स्ट वाला जो स्लॉट आपका स्टार्ट होने वाला होगा तो उसके हिसाब से आपको फिर उसमें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के होने के बाद लगभग 15 दिन से 25 दिन तक आपको लग जाता है ट्रेनिंग का रिज़ल्ट आने में। और ट्रेनिंग का कहीं जल्दबाजी में 10 दिन के अंदर भी रिज़ल्ट आ जाता है। तो जब ट्रेनिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा तब जाके आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मतलब रेगुलराइज किया जाएगा और वहाँ से आपको जो है फिर आप परमानेंट जो है आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। और ट्रेनिंग में सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि बेसिक और प्लस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलेगा।
और कोई डिडक्शन वगैरह नहीं रहता है। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और फाइनली रूप से परमानेंट आप ज्वाइन कर लेंगे, तब आपको जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA एंड अन्य जो दूसरे भत्ते होते हैं और वो सब डिडक्शन वगैरह, NPS वगैरह का आपका ये सब कुछ रेगुलराइज हो जाएगा पूरी तरह से। बाकी चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। फिर अभी भी कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको बताने का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्त यार मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू।